Good morning, dear students. Today we are going to discuss carbon and its compound. Chapter number 4, class 10th. First of all, हम ये चैप्टर डिस्कस क्यों कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। क्योंकि साइंस का ये 4th चैप्टर है, बेसिकली आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर 4th चैप्टर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम ये मानकर चल सकते हैं कि केमिस्ट्री की अगर हम ये बात करें तो हमारे लिए एक बेस का काम करता है। मतलब अगर हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, किस तरीके से कार्बन कंपाउंड्स बनाता है, किस तरीके से दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो चीज़ें अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे कंपाउंड्स के बारे में, दूसरे चैप्टर्स को समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 9th क्लास से स्टार्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमने एक चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में एटम के बारे में कि व्हाट इज एन एटम, और एटम से रिलेटेड कुछ टर्म्स, फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, और चारों से भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस चैप्टर में कार्बन के बारे में और कुछ 2-4 और एलिमेंट है हमारे पास, हम उनसे रिलेटेड ये 3 टर्म्स जानेंगे। एटॉमिक नंबर, उसका क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका क्या मीनिंग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसका क्या मीनिंग है, और वैलेंसी, उसका क्या मीनिंग है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन ही क्यों, कि हम कार्बन के बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं, किसी और एलिमेंट का जिक्र हमने यहाँ पर क्यों नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, कि कोई भी चीज़, कोई भी आपका एलिमेंट है तो वो किससे मिलकर बना हुआ, आपका एटम से मिलकर बना हुआ है। इसी सीरीज में हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जाना था कि एटम जो है वो किस तरीके से बना हुआ है आपका, कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एटम के बारे में आप सभी जानते हैं कि एटम के सेंटर में, सेंटर का जो पार्ट है एटम का, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है, उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ डेफिनेट एनर्जी सेल्स होते हैं, जिनको कि हमने नाम दे दिया था के, एल, एम एंड एन। For example, these are the 4 cells, K, L, M, N. This is your atom. In the center, which we call nucleus, there are 2 subatomic particles, namely proton and neutron. And around the nucleus, in these fixed energy cells, you find electrons, which are revolving around the nucleus. इतना सब हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, और इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपकी कुछ टर्म्स है, एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी,
एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9th क्लास में आप एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर या तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलें या हम क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट या विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो आप या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो वन थिंग आपके माइंड में क्लियर है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा, दूसरा हम ये भी जानते हैं, हमारे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस जैसे न्यूक्लियस पर भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो एक एटम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इतना पॉजिटिव चार्ज है, इतना क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स कि एटम की अगर पूरे एटम की बात की जाए तो एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये क्या मतलब होता है इस बात का कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? ये भी आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का ये मतलब है कि ओवरऑल भी देखा जाए एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नेट चार्ज वो क्या है? जीरो है। लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि एटम के पास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ओवरऑल एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट अबाउट द न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स द नेम इंडिकेट न्यूट्रल, मतलब ये क्या होते हैं? न्यूट्रल, मीनिंग के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हमने एटम के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा जाना है कि भाई एटॉमिक नंबर एक टर्म हमने यहाँ पर लिखी थी कि क्या मतलब होना चाहिए आपका एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम के, और या फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम सिंबलाइज करते हैं, नाम दे रहे हैं एटॉमिक नंबर का। चूंकि ये संख्या बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, तो एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन्स की अभी हम यहाँ पर बात करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ आप न्यूट्रॉन्स के बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी एटॉमिक नंबर दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक मास हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? 9th क्लास में आपने कुछ एलिमेंट्स 18 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर स्टडी किया था। तो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि क्या मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देखिए न्यूक्लियस के चारों ओर हमने 4 सेल्स, इनको हमने सेल नाम दिया है। ये सेल हमने यहाँ पर दिखाए हैं आपको। तो इन सेल्स में क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी एटम के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे
6 हो 7 हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना, मतलब उसका बंटवारा करना, उसका डिवीजन करना है। तो इसका बंटवारा, उसका डिवीजन कैसे किया जाए, बेसिक इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिवाइड किया जाए। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स भरे तो इन्हीं सेल्स में ही जाएंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला वहां पर होता था 2n स्क्वायर। व्हाट इज n? n क्या था आपका? n क्या था आपका? नंबर ऑफ सेल का नंबर, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? वी पुट n इज इक्वल टू 1, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द फर्स्ट सेल कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड सेल की अगर हम बात करें, n की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर 4 into 2 दैट इज 8। कि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं आपके? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड सो ऑन। एंड आल्सो रिमेंबर वन थिंग, इन द लास्ट सेल which we call outermost cell, या फिर जिसको हम नाम देते हैं वैलेंस सेल का। क्या होती है आउटरमोस्ट सेल या वैलेंस सेल? तो मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन करते करते फर्स्ट सेल को हमने कंप्लीटली फिल किया, सेकंड सेल को हमने कंप्लीटली फिल किया, तो हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्ड सेल तक डिवाइड होते थे। यानी कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का जब हमने कॉन्फ़िगरेशन किया तो थर्ड सेल तक वो सिमट जाते हैं। तो थर्ड सेल जो है वो किसी भी उस एटम की, उस पर्टिकुलर एटम की क्या कही जाएगी? आउटरमोस्ट सेल कही जाएगी, सबसे बाहरी सेल कही जाएगी। इसी सेल को हम नाम देते हैं वैलेंस सेल का। वैलेंस सेल से ही ये टर्म्स निकल कर आई हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस सेल। तो आउटरमोस्ट सेल ना जिक्र करके हम बेटर होगा कि हम जिक्र करें वैलेंस सेल का। उनकी वैलेंस सेल क्या होती है? आउटरमोस्ट सेल, सबसे बाह्य सेल है जो, उसको हम क्या कहेंगे? आउटरमोस्ट सेल। तो हम इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन इस फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं, वेरी इजी, काफ़ी आसान है। तो जब हम डिवीजन करते हैं तो हम देखते हैं हम कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि सपोज कीजिए किसी एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उनका डिवीजन किस तरीके से किया जाएगा। यानी कि आपकी के सेल में जो सबसे अंदर की सेल है, इनरमोस्ट सेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हैं? इट इज 2। हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब L जो हमारे पास सेकंड सेल है, फर्स्ट सेल के बाद हम सेकंड सेल, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, इस तरीके से सेल्स को जो है क्या करते हैं? फिल करते हैं। तो सेकंड सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? वो इस फार्मूले से डिसाइड होगा। 2 का स्क्वायर 4 into 2 that is 8, but we have only 4 electrons, so we can only fill 4 electrons. तो हमने इन इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन किया, डिवीजन किया, बंटवारा किया, तो क्या पाया मैंने कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिस एटम की हम बात कर रहे थे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एटम में हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2,4। 2 क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेल। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 4 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेकंड सेल। हियर वन थिंग इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दिस पर्टिकुलर number 4. In case of an atom which has 6 electrons, its electronic configuration is 2,4. That is, this second cell is the valence cell, outermost cell for this particular atom. लेकिन इस एटम के लिए ये जो सेल है, ये सेल क्या कही जाएगी? वैलेंस सेल कही जाएगी, आउटरमोस्ट सेल कही जाएगी। कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो उस पर्टिकुलर एटम का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं,
नेक्स्ट सेल में 8 और लास्ट सेल में हम देखते हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए भाई 7। तो इस पर्टिकुलर एटम के लिए जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर 7 electrons in the outermost cell. The third cell is the valence cell. For an atom which has 6 electrons, the second cell is the valence cell, that is the outermost cell. For an atom which has 17 electrons, the third cell is the outermost cell, that is the valence cell. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम वैलेंस सेल किसको कह रहे हैं। यानी कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब आप ये पाते हैं कि किस सेल में लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स जो है पहुंच रहे हैं, फिल हो रहे हैं, वो सेल क्या कही जाएगी, वैलेंस सेल कही जाएगी और आउटरमोस्ट सेल कही जाएगी। वो डिपेंड करता है कि उस एटम का जो है एटॉमिक नंबर, यानी कि उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये तो बात थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। The name indicate valence electrons. This valence, तो हम इसको वैलेंस सेल से पर्टिकुलर लिंक करते हैं। क्या मतलब है भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का? वैलेंस सेल के बारे में अगर हम जान रहे हैं, वैलेंस सेल को अगर हम समझ पा रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या मतलब होगा इस बात का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का? ये क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स दिस आर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट या वैलेंस सेल। दो एग्जांपल यहां पर किए हैं। एक वो एटम लिया जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक हमने वो एटम लिया जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस एटम की अगर हम बात करें तो इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 2,4। तो इसके आउटरमोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल सेकंड सेल थी, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 4। और अगर इस एटम की बात की जाए तो इस एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। यानी कि ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? इनके आउटरमोस्ट सेल में यानी कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वही आपकी क्या होगी? बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगी। ये भी सिंपल टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है हमें इस टर्म को भी समझने में। यानी कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है, आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वैलेंसी। कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ही संख्या है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जितने प्रेजेंट है किसी भी एटम में, वही हमारी वैलेंसी होती है। ऐसा हमें लगता है, इस चीज़ का हमें कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है। बट वैलेंसी इज टोटली डिफरेंट थिंग। हाँ, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता है तभी आप वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता होना हमारे लिए जरूरी है। क्या फाइंड आउट करने के लिए? वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उतनी ही हमारी वैलेंसी हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वही हमारी क्या हो? वैलेंसी। तो वैलेंसी को डिस्कस करने से पहले मैं छोटा सा सिंपल सी बात को समझना चाहेंगे कि इस यूनिवर्स में कोई भी लिविंग नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हर किसी की क्या कोशिश होती है? हर कोई क्या कोशिश करता है अपने आप को क्या करने के लिए? स्टेबल करने। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना ही एग्जाम्पल लें तो हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या मकसद है? अपनी लाइफ को क्या करना? स्टेबल करना। वैसे मान लीजिए मैं इस पेन को यहाँ आपके सामने इस हाइट पर रख रहा हूँ, अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ तो इस पेन की क्या कोशिश होगी? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या करेगा? से गिरेगा। कोई भी नॉन लिविंग है चाहे लिविंग है, हर कोई अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। इन स्टेबिलिटी के मायने अलग अलग हो सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मेरे लिए स्टेबिलिटी का मतलब हो सकता है एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी लाइफ। किसी और के लिए स्टेबिलिटी का मीनिंग हो सकता है अपनी हॉबीज़ को कंप्लीट करना। किसी के लिए कोई इन्वेंशन उसकी लाइफ के लिए स्टेबिलिटी हो सकती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सिर्फ उसका खाना उसकी स्टेबिलिटी हो सकती है। किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए स्टेबिलिटी का मीनिंग कुछ और हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम के केस पर भी हम ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं क्या स्टेबिलिटी का कोई मायना एटम्स के लिए भी है। क्या एटम भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं? तो आंसर है यस, एटम भी अपने आप को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी का मायना हर किसी के लिए अलग अलग है। तो एटम के लिए भी अपना कोई मायना होगा। तो एटम के लिए स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है, यानी कि मैं ये कहूँ कि कोई एटम कब स्टेबल कहा जाएगा, उसका क्या मीनिंग है, तो हमें उस मीनिंग को समझना होगा। तो उस मीनिंग का आंसर भी आपका आउटर मोस्ट सेल में यानी कि वैलेंस सेल में। क्या मीनिंग इस बात का? देखिए हम वापस लौटते हैं इसी फार्मूले में। हमारी जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे जो लास्ट की सेल है, वैलेंस सेल है, उस सेल को कंप्लीटली फिल करने की कोशिश हर एक एटम की होती है। कंप्लीटली फिल करने का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई एटम के पास सेकंड सेल है आउटर मोस्ट सेल, और इस सेकंड सेल में यानी कि जो आपकी एल सेल है, इस सेल में मान लीजिए किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट सेल में, तो हो कितने सकते हैं? एल सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर ही सकते हैं। ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि लास्ट सेल में उस एटम के, उस पर्टिकुलर एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो भी ये चाहता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिलहाल उसके पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, यानी कि उसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन और होते तो वो अपने आप को क्या कह पाता? स्टेबल कह पाता। उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप दूसरे वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पाना ही क्या स्टेबिलिटी है? तो आंसर है इन केस ऑफ एटम्स कि यस, इलेक्ट्रॉन्स को पाना स्टेबिलिटी हो सकती है एटम्स के लिए, कि वे इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ जाए और लास्ट सेल कंप्लीट हो जाए तो हम कहेंगे कि वो एटम क्या है? स्टेबल है। लेकिन क्या हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स को पा लेना स्टेबिलिटी होगा? तो हो सकता है ऑब्वियसली नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो इसको अपनी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता है? द थर्ड सेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 स्क्वायर 9 into 2 it is 18, but this is outermost cell। यू कहे कि क्या आपकी वैलेंस है, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम, आपकी क्लास तक आप ये समझें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी आउटर मोस्ट सेल रखती है, यानी कि अगर कोई आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8। चाहे वो थर्ड सेल हो, चाहे फोर्थ, फिफ्थ, तो कोई भी सेल है, मैक्सिमम हम थर्ड सेल तक ही सिमट जाएंगे अपने 10th क्लास के सिलेबस में। तो यूँ समझें कि चाहे आपकी सेकंड सेल है चाहे थर्ड सेल है, सेकंड सेल और थर्ड सेल में अगर वो आउटर मोस्ट सेल है तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हों? 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीटली फिल्ड सेल कहेंगे, यानी कि हम उसको ये कहेंगे कि वो सेल क्या कंप्लीटली फिल है। तो इस पर्टिकुलर केस में इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 1। रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की इसको फिल करने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट। तो अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और होते तो आउटर मोस्ट सेल क्या होती? कंप्लीटली फिल होती। अच्छा, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास हो तो हम कहेंगे कि ये एटम क्या है? स्टेबल है। लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि ऐसा करने से तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि ऐसा करना एक किस्म से क्या है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। दूसरे रास्ते से एटम को सोचना होगा कि और क्या तरीका हो सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन ना लेने पड़े, कुछ और रास्ता भी तो हो सकता है। तो दूसरा रास्ता क्या है कि
कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, इसके पास होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ना हो या किसी तरीके से क्या कर दे, किसी को डोनेट कर दे, तो क्या होगा, अब ये इसकी आउटर मोस्ट सेल ना होकर ये क्या कही जाएगी, वैलेंस सेल कही जाएगी। कि दो सेल, ये सेकंड सेल वैलेंस सेल होगी, और सेकंड सेल यानी कि वैलेंस सेल में क्या होगा, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं 2 एग्जांपल्स के माध्यम से समझा कि भाई एक केस तो ये हमारे सामने आया कि इलेक्ट्रॉन्स लेने की आवश्यकता थी, और दूसरा केस हमारे पास ये आया कि एटम्स को क्या करना पड़ता है, हमें डोनेट करना पड़ेगा, यानी कि एटम को लास्ट यानी कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकाल दे, किसी भी तरीके से रिमूव कर दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए, लूज कर दिया जाए, तो हमारे पास उससे जो प्रीवियस सेल जो कंप्लीटली फिल्ड थी वो आपकी वैलेंस सेल होगी, यानी कि आउटरमोस्ट सेल होगी, और वो कंप्लीटली फिल्ड है, और ये एटम अपने आप को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। तो हमारे पास क्या केस होगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंस सेल में 8 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि क्या क्या पॉसिबल केस हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 या फिर 8। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या किसी को देगा। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या स्थिति होगी, और 5 6 7 8 हो तो क्या स्थिति होगी। तो हम बारी बारी से को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि 1 का अगर केस है, अगर मान लीजिए किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करना पसंद करेगा, लूज करना पसंद करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करे या 7 इलेक्ट्रॉन प्लस करे। फर्स्ट केस में तो इसने क्या चूज किया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है, ज्यादा इजी होगा 7 इलेक्ट्रॉन लेने से। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या संभावनाएं हैं कि भाई किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, या 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, लूज करे। तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना 6 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय। फर्स्ट केस में केस है। थर्ड केस में अगर आपके पास वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए वैलेंस सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करें, लूज करें। तो बेसिकली अगर हम 3 की बात करते हैं, तो अगर वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 को लूज करना ज़्यादा इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना क्या ज़्यादा आसान है। इस केस को हम बाद में सबसे लेटर डिस्कस करेंगे, इन चारों को भी डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में प्रेजेंट हैं, तो इसको कंप्लीटली फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। या दूसरा रास्ता क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएं, लूज किए जाएं, लेकिन बेटर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना। तो सेम वे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खुद क्या है, कंप्लीटली फिल। तो हमारे पास ऐसे भी तो एटम्स होंगे जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो कंप्लीटली फिल हुआ लास्ट सेल। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट सेल कंप्लीटली फिल हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स गैसेस हैं, तो हम इनको किस नाम से जानते हैं, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जिनके लास्ट सेल कंप्लीटली फिल हैं, उनको हमने सेपरेटली नाम दिया गया इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। और हम अब स्टेबिलिटी के मायने को इस तरीके से जो है शो कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एटम के लिए स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। यानी कि कोई भी एटम अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, तो हम ये कह सकते हैं
कि वो एटम क्या है, स्टेबल। यानी कि एटम के लिए स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। उसके लिए उसके पास दो रास्ते हमने सुझाए, या तो इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कुछ एटम्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे, कुछ एटम्स के केस में हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होगा। बट अभी तक हमने इस नंबर को, इस यूनिक नंबर को डिस्कस नहीं किया। अगर हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट हो, ऐसा कोई एटम हो जिसके लास्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो, 4। तो यहाँ से अगर हम जिस तरीके से हम पहले सोच रहे थे, अगर उसी हिसाब से अगर हम सोचें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा सकते हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जा सकते हैं, लूज किए जा सकते हैं। देयर आर 2 पॉसिबल केसेस। 1, द एटम शुड लूज 4 electrons, atom should gain 4 electrons। तो अब हमने दोनों ही केस को डिस्कस करना होगा कि कौन सा काम आसान रहेगा। और हम क्या देखते हैं कि उन एटम्स के केस में जिनके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हमारे सामने ये समस्या आती है कि कौन सा काम आसान होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने मेन उस कंपाउंड पर, उस एलिमेंट के ऊपर आते हैं, उस एटम के पास आते हैं जिसका नाम है कार्बन। तो कार्बन के बारे में सबसे पहले हमें ये ऐसा टर्म्स जाननी होंगी, उसके बाद हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर जाएंगे। तो कार्बन के बारे में सिर्फ हम 1, 2, 3 और 4 सॉरी 1, 2, 3 तीन बातें जानेंगे। वैलेंसी का अभी तक हमने जिक्र नहीं किया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सभी जानते हैं, कितना है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर ही चुके हैं पहले ही, क्योंकि हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, एटॉमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 4। एंड व्हाट अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वैलेंस शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कार्बन के केस में कितनी होगी, 4। तो कार्बन के बारे में एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4। और फिर हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और कार्बन के बारे में जानेंगे कि कार्बन को कौन सा रास्ता जो है चूज करना हो। तो कार्बन के बारे में हमने ये तीनों टर्म जान ली। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वैलेंसी and the valency of the atom, that is carbon. Thank you. Have a nice day.